वहां जाके लोगों को आश्वस्त किया और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, वन फाइन मॉर्निंग हम ट्राइबल हो जाएंगे। मतलब एक सुबह हम उठेंगे और हम पाएंगे कि हम ट्राइबल हो गए, आप निश्चिंत रहो, इतना निश्चिंत रहो। तो बोला क्यों, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे गृह मंत्री स्वयं ने कहा कि आपका बस होने ही वाला है, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर सो जाइए, एक दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप ट्राइबल हो गए होंगे, वन फाइन मॉर्निंग आप ट्राइबल हो जाएंगे। मगर वो वन फाइन मॉर्निंग, वन फाइन आफ्टरनून हो गया, वन फाइन इवनिंग हो गई, वन फाइन वीक हो गया, वन फाइन मंथ हो गया, पूरा लोकसभा बीत के चला गया, नया सरकार भी आ गई, कुछ नहीं हुआ और लोगों ने उनको बहुत पहले क्या कहेंगे इस मांग के समर्थन में? नमस्कार आप सभी को। और आज मैं यहाँ हमारे साथियों के साथ सम्मिलित होने आया हूँ, उनके साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आपने स्वयं प्रश्न में कहा भी कि ये हमारा कोई नया मांग नहीं है, ये बहुत पुराना मांग है, बल्कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये ऑलरेडी पहले भी आई हुई बात है। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही नहीं, परंतु हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ हमारे क्षेत्र में जाकर ये जातियों का नाम लेकर, एक एक नाम लेकर उन्होंने कहा था कि ये सब निश्चित ही सम्मिलित होंगे इस सूची में। और उन्होंने कहा था, उसी समय उन्होंने कहा था, जो हमारे साथी लोग बार बार याद करते हैं कि गोरखाओं का सपना भी मेरा सपना है। तो खैर वो सपना तो सपना ही रह गया। हमें क्या पता था सपना का मतलब दर्शन नहीं होता, सपना का मतलब केवल एक मिथ्या होती है। मगर प्रधानमंत्री जी ने उस समय सपना को एक मिथ्या के रूप में प्रयोग किया था और हमने सोचा सपना का मतलब एक दर्शन होता है, क्योंकि कहते हैं ना सपना देखो तो पूरा हो जाएगा। उस हिसाब का सपना नहीं था। तो आज बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार से हमारे जनजाति महासंघ के साथी लोग दिल्ली से और दार्जिलिंग से और अन्य जगहों से यहाँ पर एकत्रित हुए अपने मांग को लेकर। और ये हमारे डेमोक्रेसी का एक विडंबना है कि स्वयं सरकार ही कुछ चीज़ को प्रॉमिस करती है और उसको प्रॉमिस को याद दिलाना पड़ता है, और कई बार तो प्रॉमिस से वो मुकर भी जाते हैं, अपने जो उन्होंने जो वादे किए उससे मुकर जाते हैं। और उनमें से ये जो वादे जो मुकरे हैं, हमारे साथ तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं। उनमें से ये हमारी गोरखा जाति का जो जनजाति की सूची में सम्मिलित होने का जो मांग है, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया वायदा है और उन्हीं के द्वारा इसको नकारा भी गया है। कल ही जो है पार्लियामेंट में हमारे सिक्किम के एक सांसद ने इसी जनजाति के विषय में पूछा था और उनको भी यही जवाब दिया गया कि हमारे जो ड्यू प्रोसेस है, हमारा जो मोडालिटीज़ है इसको करने में, उसके तहत आपकी ये मांग को हम पूरा नहीं कर सकते कहकर साफ साफ सरकार ने लिखा हुआ है। तो इसमें तो हम तो यही शुरू से ही जानते थे कि सरकार जो पार्टी इस समय सरकार बनाई है वो झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठ बोलती है, अपने वादे को पूरा नहीं करती। और हम तो इसको साफ साफ जानते थे। मगर ऐसे कई सारे घटना, जैसे कल की जो सरकार का जो अधिकृत जवाब है पार्लियामेंट में, और इससे सच्चा जवाब तो हो नहीं सकता, उस अधिकृत जवाब में कल ही उन्होंने लिख कर दिया है कि हम अपने मोडालिटीज़ के हिसाब से जो हमारा है इंक्लूजन इन ST लिस्ट, उसके हिसाब से ये आपका हम पूरा नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो पार्टी सरकार चला रही है, उनके नुमाइंदे या उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो वो लोग जाकर हमारे लोगों से जो बार बार झूठ बोलते हैं, हमारे लोग भी अब इस झूठ को देख चुके हैं और इसी कारण से आज यहाँ पर आए हैं, इसी कारण से आज यहाँ अपना आक्रोश प्रकट करने आए और हम भी इसी सॉलिडारिटी में हैं। आपको पता है कि मैं इसी लोकसभा में मैं इस बार प्रत्याशी भी था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी था, और हमारे मैनिफेस्टो में हमने साफ साफ कहा है कि ये इंक्लूजन जो है वो हमारा एक दायित्व है और हमारी प्रतिबद्धता है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार जो केंद्र में है, बंगाल में तो भाजपा सरकार नहीं है और सिक्किम में भी नहीं है, उन जगहों से रिकमेंडेशन भेज दिया गया और रिकमेंडेशन भेजने के बावजूद भी यहाँ उस पर कोई अमल नहीं हुई। हमारे गोरखा समुदाय के लोग बहुत संख्या में, सबसे ज़्यादा अगर संख्या में गिनी जाए तो आसाम क्षेत्र से आते हैं और आसाम से तो कोई रिकमेंडेशन भी नहीं भेजा, जबकि वहाँ भाजपा की सरकार है। तो इसी से इस पार्टी की नीयत और खासकर इस पार्टी की जो सरकार है उसकी नीयत साफ दिखती है और ये समय आ गया है कि अब लोगों को प्रति जो उनका वादा है उसको पूरा करें, अन्यथा लोगों का आक्रोश बढ़ता जाएगा। और आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में लोग ही सबसे बड़े होते हैं और जनता का जो एक संकल्प होता है, जनता की जो इच्छा होती है, जनता का जो आकांक्षा होती है, उसी के लिए सरकार बनाई जाती है। और जो सरकार आकांक्षा पूरी नहीं कर पाती फिर वो निकम्मी सरकार मानी जाती है और लोग उसको बदल देते हैं। एक सवाल है, गोरखा समुदाय की जो शारीरिक बनावट बिल्कुल ही फिट है इन ट्राइबल्स में आने के लिए। गोरखा जहाँ रहते हैं
वहाँ वो इलाका जो पहाड़ी है वो भी जो है ट्राइबल्स में आने के लिए फिट है। जो उनका गोरखा का कल्चर है, जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, ये सब जो है फिट है। तो फिर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, संविधान सभा, क्या लग रहा है कि क्या आपके साथ उस समय से ही नहीं हो रहा है भेदभाव? सारे लोगों को डाला गया और आपको छोड़ दिया गया। दूसरा सवाल ये है कि क्या वर्तमान जिस सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं वो तो अभी 10 साल से आई है, क्या वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में फंसी हुई है कि बाकी जो पहले से ट्राइब्स में हैं उनके प्रेशर में आ रही है? देखिए, जैसे आपने कहा, हमारा तो गोरखाओं का इतिहास ही सरकार से धोखा का इतिहास रहा है। और विशेष करके पिछले आप जो 10 साल की बात कर रहे हैं, और 10 साल क्या, हमारे क्षेत्र से तो 15 साल से वो जीत रहे हैं। हमारे यहाँ तो विशेष रेखांकित करके कहा जा सकता है कि ये जितने बार भी हमारे वहाँ से एमपी बन के आए हैं, सभी झूठ के आश्वासन पर बन के आए हैं और उसी झूठ को दोहराते रहे हैं। इस बार भी उनका यही कहना है। और जैसे आपने कहा, हमारे सारे हमारे पास हमारे जो ट्रेड्स हैं, हमारे जो चरित्र है, वो सब प्रकार से हम एक ट्राइबल होने के हम उसके चरित्र को पूरा करते हैं। एक ट्रेड सारे हमारे में है। मगर सरकार कहती है कि आरजीआई ने कॉन्कर नहीं किया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का आपको सहमति चाहिए होती है, और कल के जवाब में भी लिखा है कि आरजीआई ने इसमें सहमति नहीं जताई। तो सहमति नहीं जताई तो क्या पॉइंट है, उसको भी रखें। किन पॉइंट से वो समझते हैं कि हम ट्राइबल नहीं है, क्या चीज़ है जिसके कारण से उनको लगता है कि हमें ट्राइबल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, इन बातों को भी रखें। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सांसद हैं राजू बिष्ट जी हैं, सरकार से पूछे, वो तो सरकार के अंग हैं, सरकार के ही पार्टी के वो हैं, वो रखे, इस बात को पूछे और उसमें जो भी स्पष्टीकरण रखना है अपने तरफ से पार्टी के अंदर, पार्टी के फोरम में और सरकार में। प्रधानमंत्री के बड़े नज़दीकी वो अपने आप को बताते हैं, गृह मंत्री के भी नज़दीकी वो बताते हैं, और हमें ऐसा सुनने में भी आया है। तो अपने नज़दीकी को प्रयोग करें, उनको कन्विंस करें, क्योंकि इस समय जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो इलेक्शन जीत के आए हैं, वो इस प्रतिज्ञा में आए हैं और वो सरकार के हैं, सरकारी यंत्र के अंदर हैं वो, तो उनको ये अपना जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। आपका क्वेश्चन सही है, और मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि आपने उसका आंसर नहीं दिया। जो इतिहास पे फोकस करना है, संविधान सभा बना उस समय क्या गोरखा लोग जागरूक नहीं थे, या उनकी मांगों को डिनाई किया गया, उसी समय धोखा हुआ सबसे बड़ा उनके साथ? नहीं, देखिए, जो जनजातिकरण का जो सवाल है वो केवल 47 में या 50 में जब संविधान बनी तभी नहीं हुआ। आप जानते हैं अभी तक भी उसका संशोधन होकर लिस्ट में, सूची में लोग सम्मिलित होते जा रहे हैं। तो केवल ये कहना कि 50 में हम छूट गए, 50 का क्या, 50 की क्या, 1950 में किस प्रकार का सिचुएशन था, किस प्रकार का सर्कमस्टेंसेस थे, उसमें हम ना जाएं। नहीं तो ये बीजेपी की आदत है, भाजपा की आदत है कि पार्टीशन की बात करेंगे, पुरानी बात करेंगे। नहीं, वर्तमान की तो बात करते ही नहीं है। वर्तमान की कुछ सवाल पूछो, पुरानी बात करेंगे। वर्तमान का कुछ बात करो, पिछले सरकार की बात करें। तो पिछले सरकार में कमी रही होगी तभी तो आप आए हैं। अगर आप पिछले सरकार के नुमाइंदा है तो आपको लाने की जरूरत क्या थी? तो इसलिए मैं तो आज वर्तमान में बात करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार संशोधन होते आए हैं। अभी भी जम्मू कश्मीर से, अरुणाचल से लोगों को सम्मिलित किया गया है, जातियों को सम्मिलित किया गया है। तो हमारे बारे में जो कहा जाता है कि आरजीआई ने कॉन्कर नहीं किया, आरजीआई ने सहमति नहीं जताई, वो किस पॉइंट में सहमति नहीं जताई सरकार हमें बताए और पब्लिक डोमेन में डाले। और पब्लिक डोमेन में लाने का ये दायित्व हमारे सांसद का भी है। जैसे मैंने कहा, वो सांसद एक तो चुने हुए हैं, इन्हीं मुद्दों पर वो चुने गए हैं। दूसरी बात, वो सरकार के यंत्र के अंदर, सरकारी यंत्र में है, वो उसके भाग हैं, वो सांसद हैं, उसी पार्टी का सरकार है और सरकार के उच्च पदाधिकारियों के साथ उनका अच्छा संबंध है। मैं तो आज यहाँ से उनको यही अपील करना चाहता हूँ कि आप इन बातों को स्पष्ट रखिए और जनता का साथ मांगिए। जनता आपको साथ देने को तैयार है। पिछले 15 साल से जनता आपको साथ दे रही है। जनता को आप बताइए कि इन कारणों से सरकार नहीं मान रही, मगर मुझे इन कारणों को हटाने के लिए आपकी सहायता चाहिए। हम भी पार्टी से ऊपर उठकर आपकी सहायता करेंगे। मगर इस प्रकार के झूठ बोलना और इस प्रकार का केवल गुमराह करना, पार्लियामेंट के अंदर जो स्पष्ट जवाब आई है, उस जवाब के अलावा आप जब सड़कों पे उतरते हैं, जब आप ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं, तब कहना कि आज या कल में बस होने वाला है। मैं हमेशा हमारे एक साथी की बात करता हूँ, वो भाजपा के तो नहीं है, मगर भाजपा के वो समर्थक पार्टी के हैं, अच्छे मित्र हैं। सभी मित्र तो हमारे सभी हैं, सांसद भी हमारे मित्र हैं। तो ये मित्र पिछले लोकसभा के समय में हमारे गृह मंत्री से मिलकर गए, एक डेलीगेशन मिलकर गई, और डेलीगेशन मिलकर जब गई तो उन्होंने वहाँ जाके लोगों को आश्वस्त किया और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, वन फाइन मॉर्निंग हम ट्राइबल हो जाएंगे। मतलब एक सुबह हम उठेंगे और हम पाएंगे कि हम ट्राइबल हो गए, आप निश्चिंत रहो, इतना निश्चिंत रहो। तो बोला, क्यों, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे गृह मंत्री स्वयं ने कहा कि
आपका बस होने ही वाला है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर सो जाइए, एक दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप ट्राइबल हो गए होंगे, वन फाइन मॉर्निंग आप ट्राइबल हो जाएंगे। मगर वो वन फाइन मॉर्निंग, वन फाइन आफ्टरनून हो गया, वन फाइन इवनिंग हो गई, वन फाइन वीक हो गया, वन फाइन मंथ हो गया, पूरा लोकसभा बीत के चला गया, नया सरकार भी आ गई, कुछ नहीं हुआ और लोगों ने उनको बहुत उनका उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया। तो आप तो कहते हैं वन फाइन मॉर्निंग, मैं कहता हूँ उनका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वो तो गृह मंत्री की बात सुनकर आए हैं ना। उनको क्या पता था कि गृह मंत्री कहेंगे फिर भी नहीं होगा, ऐसे तो कभी होता नहीं। गृह मंत्री कह दें, प्रधानमंत्री कह दें और उसके बाद भी ना हो, ऐसा तो अब उसमें तो गलती उनकी नहीं है, उसमें तो कहने वाले की गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की गलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये पब्लिक डोमेन में, पब्लिक में आके कहना कि वन फाइन मॉर्निंग आपका हो जाएगा और पार्लियामेंट में लिखित जवाब देना कि आपके जो है वो ट्रेड्स पूरे नहीं हुए इसलिए हम आपको नहीं कंसीडर कर सकते, ये दोहरापन है और बहुत समय तक आप जनता को इस प्रकार से भ्रमित नहीं कर सकते। मैं राजू बिष्ट जी से आज फिर से अपील करता हूं, मैं आज यहाँ उनके विपक्षी पार्टी का होकर नहीं, उनका एक गोरखा दाजू होकर, उनका एक गोरखा हितैषी होकर, उनका गोरखा समुदाय का एक भाई होकर, भाई होने के नाते मैं उनसे यही कहता हूं कि आप भी अपने पार्टी के अंदर आप बात कीजिए, क्या चीज़ें उनको दुरुस्त कीजिए, क्या चीज़ है जिस कारण से सरकार में यदि इस प्रकार की विचार हैं, आरजेए में इस प्रकार के विचार हैं कि हमको वो ट्राइबल स्टेटस नहीं दे सकते, वो क्या चीज़ें उनको आप दुरुस्त कीजिए। सरकार में आपकी बहुत अच्छी पहुंच है, हमने सुना है, हमने देखा भी, आप स्वयं भी कहते हैं, आप कीजिए, आप सरकार के यंत्र, हम तो बाहर हैं, हम तो सड़क में बैठे हैं, हम तो क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा कि हम आवाज़ उठाएं। हमारे भाई लोग कितने समय से आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी उनके साथ सम्मिलित होने आए, हम भी अलग अलग मंच में अपनी आवाज़ उठाते हैं, हम इनके मंच में जाते हैं, ये हमारे मंच में आते हैं, हम इससे ज़्यादा और जनता के रूप में हम क्या कर सकते हैं। मगर हमारा हौसला को हम बुलंद रखेंगे और मैं फिर से सरकार को भी ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जनता का जो आकांक्षा है उसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग का ये क्वेश्चन है ना कि हमें ट्राइबल स्टेटस क्यों चाहिए, जनजाति क्यों चाहिए। आप लोग ने देखा होगा गोरखा का, सबसे पहले तो उनका शरीर देख लीजिए, गोरखा का हाइट 5 फुट ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता और उसका वेट भी बहुत कम होता है, 50-55 ही होता है। जब ये भारत में गोरखा रेजिमेंट था, आप लोग ने देखा होगा कि गोरखा का हाइट जो था रेजिमेंट के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए 4 फुट 8 इंची था, 4 फुट 10 इंची, क्योंकि गोरखा का हाइट ही इतना कम था। तो वजन भी उनका शरीर के हिसाब से 48 किलो होता था और आज के टाइम में गोरखा रेजिमेंट में भी 5 फुट 4 इंची किया था, लेकिन अभी 5 फुट 2 इंची कर रखे हैं। इसमें से क्या होगा, 50% गोरखा को हाइट की वजह से आउट हो जाता है और वेट के हिसाब से भी आउट हो जाता है। आज के टाइम में देखा जाए पुलिस में तो बहुत ही कम गोरखा एक्चुअल भर्ती हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो इंडिया में आप लोग ने देखा होगा कि हाइट जो चाहिए 165 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 5 इंची की हाइट चाहिए और वेट चाहिए 65, और इससे कम हो तो उसको पुलिस में भर्ती नहीं मिलेगी। और इस हिसाब से हम किसी भी यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कहीं भी जाएंगे हम अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर की जो बनावट है, हाइट भी कम है, वेट भी कम है, इस वजह से हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती। अगर हमें गोरखा आरक्षण मिल जाएगी, शेड्यूल्ड ट्राइब फैसिलिटी मिल जाएगी, तो हमें गोरखाओं की सबसे बड़ी जो है हाइट की 4 फुट 10 इंची वाली, 5 फुट की, वो छूट मिल जाएगा, तो हमें 50% नौकरी में जाने की चांसेस बढ़ जाएगी। वेट भी, ये तो पहली है हमारे जो नौकरी के लिए, जिससे हमें बंगाल ने, भारत सरकार ने अन्याय कर रखे है, क्योंकि हमारा जो प्रकृति ने हमें जो हाइट दे रखा है, जो दे रहा है, इससे हमें अलग कर रखे है। और दूसरी चीज है, पहले दार्जिलिंग में हिल ट्राइब था और वो हिल स्टेशन के हिसाब से वहाँ के पैकेज वगैरह था, कैलकाटा से हो या सेंट्रल में कोई भी वहाँ पे जाते थे जॉब के लिए, तो उसको हिल अलाउंस मिलता था स्टाफ को वहाँ पे। और वो बंगाल ने सब खत्म कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी खत्म कर दिया। इसकी वजह से वहाँ के जो लोकेलिटी रहते हैं उसको सैलरी वगैरह भी कम मिलता है, क्योंकि हिल में कन्वीनियंस ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, तो सर्वाइव करना दिक्कत है। अगर हिल ट्रैवल मिल जाएगा हमें गोरखाओं को, तो हमें 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी, जिससे हमें हिल में सर्वाइव करने के लिए आसान हो जाएगी। ये दूसरा कारण है जो हम लोग ट्रैवल के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, आज के टाइम में कॉमन करके सबसे हम गोरखाओं की कम्युनिटी में जनसंख्या में, शिक्षा में बहुत कम है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, सरकार क्या कर रहा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा
शहीद दुर्गा मल्ला, जिसका प्रतिमा संसद भवन के अंदर है, उनका भी नाम दरोगा मल्ला कर रखे थे। यानी कि जानबूझ के हमारे इतिहास को छेड़खानी कर रखे थे ताकि वो गोरखा ना बने, ताकि हम गोरखा को अलग कर सके। तो हमारे जितने भी संघर्षकारी थे, जो शिक्षित लोग थे, उन लोगों ने उसमें काफी मेहनत किया। अब उन लोगों ने उसको दुर्गा मल्ला बना दिया, मेजर दुर्गा मल्ला बना दिया। नहीं तो उन लोगों ने उसमें भी छेड़छाड़ी करके हमारे साथ इतने अन्याय कर रखे थे। अभी फिलहाल हमारा जो राष्ट्रगान जनगण मन में धुन लगाने वाले, जो संगीत देने वाले थे राम सिंह ठाकुर ही, उसको भी राम सिंह ठाकुर बना के बंगाली बना रहा था, ताकि हमारा इतिहास मिटने के लिए यहाँ तक कर रखे हैं उन लोगों ने। तो इसीलिए अगर हमारे पास हिल ट्राइब का अधिकार मिल जाएगा तो हम अपने संरक्षण बहुत कुछ कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग थोड़ा उन्नत हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग ये हिल ट्रैवल के लिए आगे बढ़ रहे। नहीं तो हमें हिल ट्रैवल नहीं मिल जाएगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। ये हमारा अस्तित्व बचाने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद।